राख को फिर से चिट्ठी में बदलते हुए देखकर शनाया जड़ी बूटी से कहती है, ये तूने कैसे किया? जड़ी बूटी हंसते हुए कहती है, 50 बोरी अनाज की ऊर्जा लेकर बैठी हूं जाने मन, तो अब बस मेरा कमाल देख। शनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उस कागज को देखकर वो खुश हो जाती है और फिर जड़ी बूटी शनाया से कहती है, अब इस चिट्ठी को ले जाकर मार उन दोनों के मुंह पर और उस बेवकूफ सेनापति को दिखा कि लिखाई किस महारथी की है। उनका बाप देखते ही पहचान जाएगा कि ये उस छोटी चुहिया की लिखाई है जो कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रही है। उसके बाप का आदेश पत्र कहां पर है ये वही दोनों जानती है। तो सिर्फ यही कहे कि चक्रदेव का आदेश पत्र कहां है ये तुझे बिल्कुल नहीं पता, फिर उन दोनों की खबर लेना उस चक्रदेव का काम होगा। वो दोनों दोबारा तुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेंगी। शनाया खुश होकर उस जड़ी बूटी को हाथ में उठाती है और चूम कर कहती है, आई लव यू यार। जड़ी बूटी कहती है, हाय मर गई मैं। शनाया उस चिट्ठी को लेकर स्नान घर से बाहर आती है। शनाया के हाथ में चिट्ठी देखकर चतुरा और अभिलाषा दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ होने की संभावना नजर आ रही हो। शनाया वो चिट्ठी चक्रदेव को देने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है, पिताजी लीजिए, वो चिट्ठी है जो चतुरा और अभिलाषा ने मुझे भिजवाई थी। मैंने किसी चिट्ठी को नहीं जलाया, मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि इन दोनों की मंशा क्या है। अभिलाषा और चतुरा दोनों हैरान हो जाती हैं और दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। अभिलाषा मन ही मन सोचती है, ये चाल तो उल्टी पड़ गई। चतुरा भी सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। सेनापति चक्रदेव उस चिट्ठी को लेकर खोलता है और पढ़ता है। पढ़ने के बाद चक्रदेव चतुरा और अभिलाषा की तरफ देखने लगता है जैसे आंखों से ही वो उनसे सवाल कर रहा हो कि इसका क्या जवाब है तुम दोनों के पास। चक्रदेव के बिना पूछे ही चतुरा पूछती है, क्या हुआ पिताजी, क्या है? क्या ये वही आदेश पत्र है जो आपने भिजवाया था? चक्रदेव गुस्से में कहता है, यहां पर हो क्या रहा है? तुम दोनों आखिर चाहती क्या हो? ये पत्र क्यों लिखा तुमने? और मेरा आदेश पत्र कहां है? चक्रदेव चतुरा की लिखी चिट्ठी को उसे दिखाते हुए पूछता है। चतुरा ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। चतुरा चक्रदेव के हाथ से वो चिट्ठी लेकर देखती है और कहती है, अरे ये तो किसी ने ऐसे लिखा है जैसे मेरे हाथ की लिखाई हो। अभिलाषा भी चतुरा का साथ देते हुए कहती है, हाँ सच में पिताजी, ये चिट्ठी तो कोई और ही है। हमने तो आपका आदेश पत्र शिरीन को भिजवाया था, वो कहाँ है? अभिलाषा शनाया की तरफ देखते हुए पूछती है तो शनाया जवाब देती है, मुझे किसी तरह का कोई आदेश पत्र नहीं मिला। मुझे सिर्फ ये चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि मैं इसे जला दूं, लेकिन मैंने जलाने की बजाय इसको संभाल कर रखा और उसकी जगह किसी और कागज को जलाकर उसकी राख भिजवा दी। मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी कि इसके बाद तुम लोग क्या करने वाली हो। चक्रदेव गुस्से में अभिलाषा और चतुरा से पूछता है, क्या तुम दोनों शिरीन को फंसाना चाहती हो? चतुरा कहती है, बिल्कुल नहीं पिताजी, हमने तो सच में आपका ही आदेश पत्र दीदी को भिजवाया था। चक्रदेव पूछता है, तो फिर ये पत्र कहां से आ गया और मेरा आदेश पत्र कहां है? शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी चटकारे लेते हुए कहती है, हाँ हाँ बता, कहां है आदेश पत्र? होशियार चंद्र कहेंगी, बढ़ा चली थी शनाया को फंसाने। शनाया चुपके से जड़ी बूटी को कहती है, कुछ देर के लिए तुम चुप रहो। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, अरे तू इतनी फिक्र क्यों करती है? ये लोग मुझे नहीं सुन सकते, मुझे थोड़ा मजा तो लेने दे। अब देखती हूँ ये चुहिया क्या बोलती है। तभी चतुरा थोड़ी देर सोच कर एकदम से चुटकी बजाकर कहती है, हाँ मैं समझ गई पिताजी, कोई हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चक्रदेव को समझ में नहीं आता, वो कहता है, ये क्या कह रही हो चतुरा? अभिलाषा भी चतुरा की बात समझ नहीं पाती कि अब उसके पास क्या तरकीब आई और आगे वो क्या कहने वाली है। शनाया भी अचंभे में पड़ जाती है कि ये कौन सा नया नाटक खेल रही है। चतुरा कहती है, बात यह है पिताजी कि मुझे अभी याद आया कि जैसे कुछ दिन पहले शिरीन दीदी को फंसाने के लिए किसी ने झूठ मूठ कह दिया था कि उनके कमरे में कोई आदमी रुका था। शायद उसी तरह से आपका आदेश पत्र मेरे हाथ की इस नकली लिखाई वाले पत्र से किसी ने बदल दिया है ताकि हम तीनों बहनों के बीच फूट पड़ जाए। कोई तो है जो हमारे परिवार की खुशी से खुश नहीं है। पिताजी मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये पत्र मैंने नहीं लिखा। मुझे तो लगता है पिताजी कि हमें कुछ गुप्तचरों को इस काम पर लगा देना चाहिए, वो ढूंढ निकालें कि पत्र किसने बदला है और किसने लिखा है। अभिलाषा भी चतुरा का साथ देते हुए पूरे समर्थन में आ जाती है और कहती है, हाँ पिताजी मुझे भी यही लगता है, कोई हम तीनों बहनों को लड़वाना चाहता है और ये कुछ दिनों से नहीं होता चला आ रहा है। ये तो आप भी जानते हैं कि शिरीन पर तो पूरा मुकदमा तक चला था, उसके कमरे की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन फिर भी वो बेगुनाह निकली। अगर आपको हम पर शक है तो आप हमारे कक्ष की भी तलाशी करवा सकते हैं पिताजी, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। इस बात पर चक्रदेव काफी हद तक अपनी बेटियों पर भरोसा करते हुए कहता है, नहीं नहीं बेटी, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। मैं कैसा बाप होऊंगा जो अपनी ही बेटियों के कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दूंगा? मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। शनाया से रहा नहीं जाता, वो चक्रदेव से कुछ कहने वाली होती है कि जड़ी बूटी शनाया को रोकते हुए कहती है, जाने दे, कुछ मत बोल। ये दोनों लड़कियां उसकी नजरों में हीरो बन रही हैं, अगर तू कुछ बोलेगी तो विलन बन जाएगी। शनाया दांत पीसते हुए धीरे से जड़ी बूटी को कहती है, लेकिन ये क्या बात हुई, इनको इतना जल्दी यकीन कैसे आ गया? जड़ी बूटी शनाया से कहती है,
इस आदमी का माथा घुमा हुआ है, इसको थोड़ा सा इमोशनल फूल बनाकर कुछ भी करवाया जा सकता है, तो इसे समझदारी या दिमाग लगाने वाली बातें करके खुद का ही नुकसान कर लेगी। शनाया जड़ी बूटी की बात सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। चक्रदेव शनाया के सर पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं बेटी, तुम घबराओ मत, तुम तीनों बहनों को आपस में कोई नहीं लड़ा पाएगा। अभी तुम तीनों का बाप जिंदा है, मैं इसकी जांच करवाता हूं कि ये सब कौन कर रहा है। फिर चक्रदेव अभिलाषा और चतुरा के भी सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम दोनों भी होशियार रहना। और फिर तीनों से कहता है, तुम तीनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहना। और बेटी शिरीन, चक्रदेव शनाया को देखकर कहता है, तुम अभिलाषा को अपने कक्ष में आने की अनुमति क्यों नहीं देती? आखिर तुम्हारी बहन है वो। शनाया कहती है, आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैंने तो अभिलाषा को अंदर आने से कभी नहीं रोका। मैंने तो सिर्फ अपने सेवक को डांट लगाई थी कि बिना मेरी अनुमति के उसने किसी को भी अंदर कैसे आने दिया। मुझे अगर ये पता होता कि उस दिन अभिलाषा मुझसे मिलना चाहती है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन आपने ही सेवक को मेरी सेवा में लगाया, तो कम से कम मुझे इतना हक तो होना चाहिए कि मैं उसकी गलतियों पर उसे डांट लगा पाऊं। चक्रदेव कहता है, बिल्कुल, तुम्हारी सेवा में अगर कोई है तो तुम्हें हक है उसे डांटने का या आदेश देने का। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को और ज्यादा तूल देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों बस आपस में ऐसे ही मिलजुल कर रहा करो। और ये कहकर चक्रदेव वहां से चला जाता है। अभिलाषा और चतुरा शनाया की तरफ देखकर एक झूठी मुस्कुराहट देती है। शनाया भी बदले में जानबूझकर दिखावे की मुस्कुराहट देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन अगली बार भी अंदर आना है तो सेवक से पूछकर ही आना होगा। क्या है कि मेरी एकांत अवस्था भंग होती है ना। शनाया तंज कसते हुए उनको कहती है। चतुरा शनाया से कहती है, बिल्कुल दीदी, हम पूछकर ही आया करेंगे। और फिर चतुरा अभिलाषा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। अभिलाषा शनाया को देखते हुए अपने दांत पीसते रहती है और खुद का गुस्सा काबू में करने की कोशिश करती है। दोनों के जाने के बाद जड़ी बूटी शनाया से कहती है, ये दोनों शांत नहीं बैठेंगी, फिर कुछ करेंगी देख लेना। शनाया कहती है, कोई बात नहीं, फिर से इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तू जो है मेरे साथ। शनाया और जड़ी बूटी एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और उसके बाद शनाया अपने बिस्तर पर लेटकर दोबारा से किताब पढ़ने लगती है। यहां दूसरी तरफ विक्रमादित्य के राजमहल में राजकुमार चैतन्य की नींद खुलती है और वो सुनता है कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। राजकुमार चैतन्य को एहसास होता है कि उसकी नींद दरवाजे पर होने वाली दस्तक से ही खुली है। राजकुमार चैतन्य अपने बगल में टेबल पर पड़ी रेत की घड़ी पर ध्यान देता है कि उसकी एक तरफ की रेत बिल्कुल खाली हो गई है, यानी वो आधी रात तक सोता रहा। कमाल है, राजकुमार चैतन्य खुद से ही कहता है, इससे पहले तो कभी इतनी गहरी और लंबी नींद कभी नहीं आई मुझे। राजकुमार उठकर बैठ जाता है और देखता है कि उसके कमरे की सारी मोमबत्तियां लगभग बुझने को आई है। कोई भी सेवक अंदर नहीं आया क्योंकि राजकुमार चैतन्य ने ही किसी को अंदर आने से मना किया था। राजकुमार चैतन्य अपने पांव जमीन पर रखकर जूते पहनता है और जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है उसे कमजोरी महसूस होती है और उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। चैतन्य दोबारा बिस्तर पर बैठ जाता है, उसका सर घूमने लगता है और वो खुद से ही कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे। अचानक राजकुमार चैतन्य का ध्यान उसके हाथ पर जाता है जिसके ऊपर अजीब सा दाग पड़ने लगता है, जैसे उसकी चमड़ी सड़ने लगी हो और नीली पड़ रही हो। सारी नसें हाथों से बाहर उभरती हुई दिखाई देती हैं और चमड़ी पर भी कटने और फटने के निशान लगे हुए होते हैं। ये देखकर राजकुमार चैतन्य घबरा जाता है और अपनी कुर्ते की आस्तीन उठाकर देखता है कि वो निशान उसकी कलाई से होता हुआ ऊपर हाथ तक जा रहा है। राजकुमार चैतन्य जैसे तैसे कोशिश करके खड़ा होता है और खुद को आईने में देखता है। उसका चेहरा सही सलामत है, लेकिन उसके गले पर ठीक वही निशान दिखाई देते हैं। राजकुमार चैतन्य अपने गले पर से कपड़ा नीचे सरकाते हुए देखता है कि वो अजीब सा निशान नीचे की तरफ भी जा रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए सेवक कहता है, कुंवर, आप ठीक तो है ना कुंवर? और ये कहकर वो सेवक दोबारा दस्तक देने लगता है। बाहर खड़े सेवकों को ये लगने लगा था कि अंदर शायद कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि राजकुमार चैतन्य कभी भी इतनी देर तक अकेले खुद को बंद नहीं रखते थे। राजकुमार चैतन्य अपने गले पर बने उस निशान को छिपाता है और अपनी आस्तीन को भी खींच कर नीचे करता है। फिर दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलता है, लेकिन सिर्फ उतना ही दरवाजा खोलता है जिससे वो सेवक से बात कर पाए। राजकुमार चैतन्य सेवक से पूछता है, क्या बात है, कहो। सेवक कहता है, कुंवर, आपके भोजन का समय हो रहा था लेकिन आप दोपहर से बाहर नहीं आए, तो हमें चिंता हो रही थी कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस तरह से आपको जगाना पड़ा। राजकुमार चैतन्य कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दरअसल अभी मेरा भोजन करने का मन नहीं है, मैं कुछ जरूरी काम में व्यस्त था, इसलिए इतनी देर लग गई, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। और ये कहकर राजकुमार चैतन्य दोबारा दरवाजे को बंद कर देता है। फिर जल्दी से वो शीशे के सामने आकर अपने कपड़े उतारता है। वो अपने शरीर को देखकर हैरान हो जाता है। उसके गले से निचला सारा शरीर पूरी तरह सड़ने लगा था और नीला पड़ने लगा था।
राजकुमार चैतन्य घबराहट के मारे कांपने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? ये किस तरह की बीमारी है? राजकुमार चैतन्य अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है। फिर उसे एकदम से कुछ याद आता है। वो काफी देर तक उस चीज को याद करके सोचता है। फिर खड़े होकर अपनी मेज का दराज खोलता है, जिसके अंदर से वो मिठाई का डिब्बा निकालता है जो उसे एक सेवक ने दोपहर में ला कर दिया था। चैतन्य उस डिब्बे को खोलता है और जिस मिठाई को उसने खाया था उसे उठाकर उसकी सुगंध लेता है। उसे उस मिठाई की सुगंध कुछ अजीब सी लगती है। वो कहता है, ये किस तरह की सुगंध है? चैतन्य डिब्बे में रखी मिठाइयों को उलट पुलट कर देखने लगता है। तभी उन मिठाइयों के नीचे रखी एक कागज की चिट्ठी उसके हाथ लगती है। राजकुमार चैतन्य उस चिट्ठी को अपनी दोनों उंगलियों से खींचकर बाहर निकालता है और कुर्सी पर बैठकर उस चिट्ठी को खोलता है। चिट्ठी के अंदर लिखा है, मुबारक हो राजकुमार, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने मिठाई खा ली है और अब आपको एक लाइलाज बीमारी लग चुकी है। इस बीमारी का नाम कलत्र रोग है, जिसका मतलब है कि यह बीमारी उसे होती है जो किसी श्रापित वैश्या के साथ सोता है और आपकी मृत्यु केवल 2 दिनों के अंतराल में हो जाएगी। अगर आप इस रोग के बारे में किसी को बताएंगे तब भी आपकी बदनामी होगी, और यदि नहीं बताएंगे तो आपको समय पर इसका इलाज नहीं मिल पाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर 2 ही विकल्प हैं, या तो इस बीमारी का इलाज करवा कर एक लज्जा से भरा जीवन स्वीकार कर पूरी जिंदगी लोगों के चेहरे पर अपने प्रति घृणा देखें, या फिर बिना किसी को बताए मौत को गले लगा लें। आप ये सोच रहे होंगे कि आप पर ये उपकार करने वाला प्राणी कौन है, तो इसके जवाब में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि परिणाम तो परिणाम होता है, तुम्हारा शुभ चिंतक। और फिर राजकुमार चैतन्य चिट्ठी को पढ़ते ही समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जमींदार घनश्याम दास ही है, क्योंकि न्याय सभा में जाने से पहले ये शब्द उसी ने कहे थे कि परिणाम तो परिणाम होता है। यानी घनश्याम दास ने अपने मानहानि के हर जाने का बदला इस तरह से लिया है। राजकुमार चैतन्य सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। काफी देर सोचने के बाद राजकुमार चैतन्य फैसला करता है कि वो भले ही खुद ही मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसके साथ उसके पिताजी का भी स्वाभिमान जुड़ा है। आज तक राजा विक्रमादित्य राजकुमार चैतन्य को अपना सब कुछ समझते थे, फिर कैसे राजकुमार चैतन्य उन्हें ऐसा दिन दिखा सकता था जिससे उन्हें ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता कि खुद राजा का बेटा ही इस तरह के गंदे कामों में सम्मिलित होता है। राजकुमार चैतन्य मन ही मन ये भी निर्णय करता है कि वो मरने से पहले जमींदार घनश्याम दास से बदला लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। राजकुमार चैतन्य अपने कपड़े पहनकर जमींदार के पास जाने की तैयारी करने लगता है। क्या राजकुमार चैतन्य को जहरीली मिठाई खिलाने वाला जमींदार घनश्याम दास ही था या कोई और? क्या राजकुमार चैतन्य इस लाइलाज बीमारी से बच सकेगा? क्या शनाया को पता चल पाएगा कि राजकुमार चैतन्य की जान खतरे में है? क्या शनाया चैतन्य की जान बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राजकुमार चैतन्य अपने सारे बदन के निशानों को कपड़ों से ढकता है और अपने कक्ष से चेहरे पर नकाब बांधकर बाहर निकलता है ताकि कोई भी उसकी गर्दन पर बढ़ते हुए निशान को देख ना सके। लेकिन कक्ष से बाहर निकलते ही राजकुमार चैतन्य के सेवक उसके इस तरह से नकाब में होने को समझ नहीं पाते। राजकुमार चैतन्य बिना उनसे कुछ कहे वहां से जाने लगता है। सेवक उसे जाते हुए पूछता है, कुंवर, हमारे लिए कोई आदेश है? लेकिन राजकुमार चैतन्य उनसे कुछ नहीं कहता। वो सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और सेवक एक दूसरे को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो राजकुमार दोपहर से कमरे के अंदर बंद थे और अब अचानक नकाब बांधकर बाहर निकलते हैं और बिना किसी को कुछ कहे कहीं जा रहे हैं। एक सेवक दूसरे से कहता है, देख रहे हो, आज कुंवर कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दूसरा सेवक कहता है, हाँ सही कह रहे हो, मुझे तो दोपहर से ही ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ यही कहा कि उन्हें एकांत में रहना है और किसी को उनके कक्ष के अंदर आने की अनुमति नहीं है। वहां दूसरी तरफ राजकुमार बालासुंदरम अपने कक्ष के गलियारे में घूम रहा होता है और नीचे देखता है कि राजकुमार चैतन्य इतनी रात में जल्दबाजी में कहीं जा रहा है। राजकुमार बालासुंदरम टहलना बंद करके आगे आता है और राजकुमार चैतन्य को गौर से देखने लगता है। बालासुंदरम देखता है कि राजकुमार चैतन्य सीधा अस्तबल की तरफ जाता है और एक घोड़ा लेकर उस पर सवार हो जाता है और राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ सिपाहियों से कहता है, दरवाजा खोल दो। मुख्य द्वार पर खड़े दोनों सिपाहियों को भी समझ नहीं आता कि अचानक से राजकुमार चैतन्य घोड़े पर सवार होकर कहां निकल रहे हैं, वो भी इतनी रात को, क्योंकि ऐसा करना उनके चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन सिपाहियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ सवाल कर सके। वो सीधा राजमहल का दरवाजा
खोल देते हैं। यहाँ राजकुमार बालासुंदरम अपने गलियारे से ही चिल्लाकर राजकुमार चैतन्य को बुलाने की कोशिश करता है। बड़े भाई, कहां जा रहे हैं आप? लेकिन तब तक राजकुमार चैतन्य का घोड़ा महल से बाहर जा चुका होता है। राजकुमार बालासुंदरम जल्दबाजी में नीचे आता है और मुख्य द्वार पर खड़े दोनों सिपाहियों से पूछता है, कहां गए हैं बड़े भाई? कुछ बताया उन्होंने आप दोनों को? दोनों सिपाही राजकुमार बालासुंदरम को बताते हैं, नहीं कुंवर, हमें नहीं पता, उन्होंने हमें बताया नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। तभी राजकुमार चैतन्य के सेवक मुख्य द्वार पर आते हैं और राजकुमार बालासुंदरम से कहते हैं, कुंवर, हमें दोपहर से कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और मेरे काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और भोजन करने से भी मना कर दिया। फिर अचानक चेहरे पर कपड़ा बांधकर बिना कुछ कहे जल्दबाजी में निकल पड़े हैं राजकुमार। बालासुंदरम सोचने लगता है, आखिर क्या बात हो सकती है। राजकुमार बालासुंदरम को मन ही मन ये डर भी सताने लगता है कि कहीं राजकुमार चैतन्य को उसके और अभिलाषा के बारे में कुछ शक तो नहीं हो गया, या किसी तरह की कोई गुप्त जानकारी तो नहीं मिल गई। इसीलिए वो सिपाहियों को राजकुमार चैतन्य के पीछे भेजने से भी डरता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, भोर होने तक इंतजार करते हैं, हो सकता है वो खुद ही लौट आए। और ये कहकर राजकुमार बालासुंदरम अपने कक्ष की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार चैतन्य तेज घुड़सवारी करता हुआ रामगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो मरने से पहले जमींदार घनश्याम दास से बदला ले सके। नीला, दूर तक फैला खुला मैदान, चांदनी रात और हवा से बातें करता राजकुमार चैतन्य का घोड़ा वो घंटों से दौड़े जा रहा था। राजकुमार चैतन्य बेतहाशा होकर रामगढ़ की तरफ बढ़े जा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था राजकुमार चैतन्य का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके हाथ से घोड़े की लगाम की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, उसकी पलकें भारी होने लगी थी। काफी देर की घुड़सवारी करने के बाद राजकुमार चैतन्य अपनी बदहवासी में इतना तेज भाग रहा था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से घोड़े की लगाम छूट जाती है और वो तेज भागते हुए घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। राजकुमार चैतन्य का घोड़ा भागते हुए उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। राजकुमार चैतन्य तेजी से लुढ़कते हुए एक छोटे से तालाब में जा गिरता है। आसपास घना जंगल होता है और उस तालाब के किनारे पर एक छोटी सी नाव को लेकर एक मछुआरा अपनी मछली पकड़ने की जाली को ठीक कर रहा होता है। वो भोर होने से पहले ही अपने काम की तैयारी कर रहा था। मछुआरे के साथ एक छोटा सा लड़का भी है जो राजकुमार चैतन्य को पानी में गिरता देखकर अपने पिता से कहता है, बाबा बाबा, वो देखो, एक आदमी तालाब में गिर गया है। दोनों ही बाप बेटे अपनी नाव लेकर तालाब के इस पार आते हैं और बदहवास राजकुमार चैतन्य को देखते हैं। मछुआरा अपनी नाव किनारे पर लगाकर नीचे उतरता है और राजकुमार चैतन्य को पानी से खींचकर बाहर निकालता है। राजकुमार चैतन्य बेहोश हो चुका है और मछुआरा देखता है कि चैतन्य की गर्दन और हाथों पर अजीब सा निशान है, जैसे उसकी चमड़ी सड़ चुकी हो। मछुआरा ये देखते ही जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और तालाब के पानी में हाथ डालकर अपने हाथ धोता है और अपने बेटे से कहता है, इसके पास भी मत आना, कोई खतरनाक बीमारी है इसको, हे भगवान। ये कहता हुआ मछुआरा अपने बेटे को लेकर दोबारा अपनी नाव में चढ़ जाता है। बेटा मछुआरे से कहता है, लेकिन बाबा, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये परेशान हाल में है। मछुआरा अपने बेटे से कहता है, हाँ, लेकिन ये तो वैसे भी मर जाएगा, इसे बहुत ही खतरनाक बीमारी लगी हुई है, अगर इसे हाथ भी लगाए तो इसके साथ हमें भी ये बीमारी लग जाएगी। भगवान बेचारे पर दया करें और जल्द ही इसे इस जीवन से छुटकारा मिले। और ये कहकर मछुआरा अपनी नाव लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ सेनापति चक्रदेव के महल में शनाया अभी तक जाग रही है और अपने बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ सोचे जा रही है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, जानीमन, तू क्या सोच रही है? शनाया कहती है, तुम तो लोगों का दिमाग पढ़ना जानती हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। जड़ी बूटी कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता तू क्या सोच रही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर तू कोई चीज मुझसे छुपाना चाहती है तो मैं वो चीज नहीं पढ़ सकती, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। चल बता दे क्या बात है। अब हमारे बीच कैसा पर्दा जानीमन? शनाया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है छुपाने लायक, मैं तो सिर्फ राजकुमार चैतन्य के बारे में सोच रही हूँ। जड़ी बूटी कहती है, अच्छा जी, तो ये बात है, सपने देखे जा रहे हैं राजकुमार के। शनाया कहती है, हट बदमाश, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरी वजह से उसे बुरा लगा। जड़ी बूटी जवाब देती है, अरे तू पागल है क्या? तूने इतना जोखिम उठाकर उससे मिलना चाहा, यहाँ से टेलीपोर्ट होकर तू तालाब में गिरी, फिर सिपाहियों से बचते हुए उसके राजमहल में गई, अनाज घर में हम दोनों बंद रहे, उससे आखिरकार तुझे मिला क्या? जैसे ही तो उसके सामने आई, उसने अपने 15 सैनिकों से तेरी गर्दन पर तलवार रखवा दी, और तू अभी भी उसकी चिंता कर रही है। शनाया कहती है,
तुझे पूरी बात नहीं पता। उसने मेरी मदद इसीलिए की थी क्योंकि मैंने ऐसा रूप धारण किया हुआ था जिससे उसे अपने पुराने प्यार की याद आ गई। उसे यही लगा कि मैंने उसके इस इमोशन से खिलवाड़ करके अपना काम पूरा किया है। जड़ी बूटी कहती है, अब जो हो गया सो हो गया, तूने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना, अब वो समझने को तैयार नहीं है तो क्या कर सकती है तू। शनाया कहती है, एक चीज करने का सोच रही थी मैं। जड़ी बूटी पूछती है, क्या चीज? तू बस बता, मैं तेरे साथ हूं। मेरे अंदर ऊर्जा कूट कूट कर अभी तक भरी पड़ी है। मुश्किल से 10 बोरी ही अनाज की ऊर्जा खर्च हुई अभी तक, 40 की ऊर्जा तो अभी भी बाकी है। शनाया कहती है, देख मैं उद्योग भवन सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि किसी तरह से 1000 मुद्राओं का जुगाड़ कर सकूं और अपनी जान बचा सकूं, लेकिन किस्मत से तुम मुझे मिल गई और न सिर्फ मेरी जान बची बल्कि और भी बहुत सारा फायदा हुआ तेरी वजह से। जड़ी बूटी कहती है, हाँ तो तू कहना क्या चाहती है? शनाया कहती है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरा काम तो हो चुका है, इसलिए मैं तुझे उठाकर राजकुमार चैतन्य के हवाले कर देती हूँ और कहती हूँ कि तुझे बेचकर वो सारे पैसे वापस ले सकता है जो मेरी वजह से नुकसान हुए थे। जड़ी बूटी एकदम से हैरान होकर पूछती है, क्या तू मुझे उठाकर उसके हवाले कर देगी? शनाया कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी और मेरी जान तो बची गई है। जड़ी बूटी कहती है, वाह देख ली तेरी वफादारी। जब मेरी जरूरत थी तो तेरे दिल से निकलता था तुम ही हो, और जब जरूरत खत्म हो गई तो हम आपके हैं कौन? तू कैसी है रे शनाया, तू तो बड़ी खुदगर्ज निकली। शनाया हंसती और कहती है, फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर, मैं सीरियस हूँ। जड़ी बूटी भी गुस्से में कहती है, लेकिन उसका कहने का अंदाज बड़ा ही मजेदार होता है। और मैं भी पूरी तरह से सीरियस हूँ। अरे जानती भी अगर तू मुझे उसके हवाले करेगी तो क्या होगा? वो मेरी बात थोड़ा ना सुन पाएगा। पता नहीं किसके हाथ में जाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे भरे बाजार में फिर से नीलाम किया जाएगा, मेरी इज्जत उतारी जाएगी, मेरी बोली लगाई जाएगी। क्या तुझे शर्म नहीं आती एक औरत होकर एक जड़ी बूटी के साथ ऐसा करने में? वैसे तो मैं भी एक औरत ही हूं ना। शनाया अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, देख तू ड्रामा बंद कर, बात को समझ। तुझे कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो तेरी आवाज भी सुन लेगा और तुझसे दोस्ती भी हो जाएगी, लेकिन मैं मतलबी बनकर नहीं रह सकती यार। मैंने उसके साथ गलत किया है तो इसको सही करना भी मेरा ही काम है ना। जड़ी बूटी कहती है, लेकिन यार शनाया समझ बात को, अपनी केमिस्ट्री कितनी अच्छी बन चुकी है, तू मेरे साथ क्यों ब्रेकअप करना चाहती है? शनाया कहती है, कैसी केमिस्ट्री? हमेशा तो हम लोग बहस करते रहते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। जड़ी बूटी कहती है, लेकिन मैं तेरे दिल की बात समझ जाती हूँ ना। शनाया कहती है, होशियार मत बन, तू मेरे दिल की बात नहीं मेरे दिमाग की बात को पढ़ लेती है, वो भी उतना ही जितना मैं अलाउ करती हूँ। जड़ी बूटी कहती है, अरे जो भी हो तू बात को समझना, मुझे ऐसे मत छोड़, बड़ा पछताएगी देख लेना। शनाया कहती है, मुझे चलेगा। और ये कहकर शनाया अपने बिस्तर से उठती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। जड़ी बूटी पूछती है, अब क्या कर रही है तू? शनाया कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी रूप में आ रही हूँ जिस रूप में राजकुमार चैतन्य मुझे पहचानता है, और तुझे ले जाकर उसे दे दूंगी। जड़ी बूटी कहती है, कमीनी बहुत मतलबी है तू। जड़ी बूटी की बात सुनते ही शनाया एकदम से कपड़े पहनना रोक देती है। उसका हाथ आस्तीन पर चढ़ते हुए बीच में रुक जाता है क्योंकि उसे एकदम से बिक्कू की कही वो बात याद आ जाती है जब शनाया बिक्कू को छोड़कर जाने लगी थी। शनाया की आंखों में पानी भर आता है। जड़ी बूटी भी काफी देर तक चुप रहती है। शनाया खुद को आईने में देख रही होती है जैसे वो कहीं खो गई हो। जड़ी बूटी कहती है, मैं तेरा दिमाग पढ़ पा रही हूँ। शनाया गुस्से में दोबारा कपड़े पहनना शुरू कर देती है और कहती है, हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर पढ़ सकती है तो तुझे पता चल गया होगा कि मैं कितनी कमीनी और मतलबी हूं। जड़ी बूटी थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर कहती है, देख मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस मजाक में कह रही थी, मैं तो एक सामान हूं, मेरे अंदर भावना भी तो बहुत ही सीमित मात्रा में, इसलिए मुझे अगर तू किसी और के हाथ में रख भी देगी तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस तेरे साथ रहना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। शनाया कपड़े पहन चुकी होती है और फिर बिस्तर पर बैठकर अपनी जेब से जड़ी बूटी निकालकर अपने हाथ में लेती है और कहती है, मुझे भी तेरे साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक था, मुझे माफ कर देना यार। जड़ी बूटी अब बिना मजाक किए गंभीर स्वर में कहती है, कोई बात नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। फिर शनाया आंखें बंद करके जड़ी बूटी से कहती है, मुझे राजकुमार चैतन्य के कक्ष में टेलीपोर्ट करके ले चल, इस बार कहीं बाहर मत ले जाना। जड़ी बूटी कहती है, अपनी शक्ल आईने में देख कर आ, पहले ही तुझे पता है कि तेरे कक्ष से उस राजकुमार के कक्ष के अंदर तक प्रकाश यात्रा करवाने में मेरी 25 बोरियों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इस बार हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तू तो मुझे राजकुमार चैतन्य के हवाले करने वाली है ना, तो तू यहाँ से खुद निकल और खुद ही टेलीपोर्ट होकर उसके पास जा। शनाया कहती है, अरे मैं कैसे टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, मेरे में इतनी पावर भी अभी नहीं आई है, अगर यहाँ से कोशिश करूंगी तो भी ज्यादा से ज्यादा महल के बाहर तक टेलीपोर्ट हो पाऊंगी। जड़ी बूटी जवाब देती है, तो फिर एक काम कर, पैदल चलना शुरू कर, सुबह होते ही राजमहल तक पहुंची जाएगी, लेकिन दोबारा मुझे टेलीपोर्ट करने के लिए बोलना भी मत, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं करने वाली। शनाया कहती है, ऐसा मत कर यार, समझ बात को। जड़ी बूटी कहती है, मैं तो समझ चुकी हूँ सारी बात को, मुझे और समझाने की कोशिश भी मत कर,
तेरे लिए ऊर्जा मैं खर्च करूं और तू मुझे किसी और के हवाले करने जा रही है? उसके बाद तो यहाँ इतने बड़े आलिशान कक्ष में मौज से रहेगी, है ना? एक नई बेवकूफ मिली क्या तुझे? शनाया कहती है, अरे वो बात नहीं है यार, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में, कोई बैलगाड़ी भी नहीं मिलने वाली। जड़ी बूटी कहती है, वो सब मैं नहीं जानती। शनाया फिर थोड़ी देर सोचती है और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, कर देना जाने मन मेरे लिए। जड़ी बूटी से आवाज आती है, अरे यार कभी कभी तू ना मेरा दिमाग खराब कर देती है, अब ऐसे बोलेगी तो कैसे मना कर सकती हूँ। शनाया हंसने लगती है, फिर अपनी आंखें बंद करती है। शनाया वहां से गायब होकर सीधा राजकुमार चैतन्य के कक्ष के अंदर आ जाती है। शनाया राजकुमार चैतन्य के कक्ष में आते ही एकदम से चकरा जाती है और कहती है, अरे आराम से, मेरा सर घूम गया यार। जड़ी बूटी कहती है, सीधा तेरे कमरे से इस राजमहल के अंदर बने कक्ष में टेलीपोर्ट होकर आई है ना, सर तो घूमेगा ही। शनाया कक्ष को पूरी तरह गौर से देखती है और कहती है, लेकिन राजकुमार चैतन्य कहाँ है? जड़ी बूटी कहती है, मुझे क्या पता, वो मुझे आने जाने का हिसाब थोड़ी देता है। शनाया देखती है कि राजकुमार चैतन्य का बिस्तर, उसकी कुर्सी खाली है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, हो सकता है नहा रहा हो, स्नान घर में जाकर देख। शनाया कहती है, इतनी रात को कौन नहाता है? जड़ी बूटी शरारत भरे लहजे में कहती है, अरे हो सकता है नहा रहा हो, चलना देखते हैं। शनाया कहती है, चुप कर बेशर्म। क्या शनाया ये जान पाएगी कि राजकुमार चैतन्य किस परेशानी से गुजर रहा है? क्या वो राजकुमार चैतन्य तक पहुंचकर उसकी मदद कर पाएगी? क्या राजकुमार चैतन्य की जान बचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया पहली बार राजकुमार चैतन्य के कक्ष में आई थी। वो पूरे कक्ष को नजर घुमाकर बड़े ही गौर से देखती है। देखने में एक कक्ष काफी आलीशान है, 2 मंजिल जितनी ऊंची छत और दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी, पत्थरों को तराश कर बेहतरीन प्रतिमाएं बनाई गई थी। लेकिन कक्ष के अंदर रखे सामान और कुर्सी में इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई बहुत ही साधारण इंसान का कमरा हो जो ज्यादातर अपनी खुद की दुनिया में ही मगन रहना पसंद करता हो। अलमारी में रखी सैकड़ों किताबें, जगह जगह पर बिखरे हुए नक्शे, संदेश पत्र, आदेश पत्र और भी कई सारी चीजें पसरी हुई थी। शनाया को ये सभी चीजें देखकर समझ आता है कि राजकुमार चैतन्य ज्यादातर अपने काम में ही मगन रहना पसंद करता होगा। शनाया उस कक्ष का जायजा ले रही थी कि जड़ी बूटी शनाया से कहती है, सुन एक बात कहूं, मुझे यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा का संकेत मिल रहा है जो खतरनाक हो सकती है। शनाया पूछती है, खतरनाक यानी किस तरह की खतरनाक? जड़ी बूटी जवाब देती है, ये तो ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। शनाया जड़ी बूटी की बातों को नजरअंदाज करते हुए राजकुमार चैतन्य की चीजों पर ही ध्यान दे रही होती है और उसके बिस्तर की तरफ आगे बढ़ती है। शनाया का ध्यान कहीं और होता है, तभी जड़ी बूटी कहती है, देख देख ऊर्जा है, यहाँ बड़ी ही नकारात्मक ऊर्जा है। शनाया जड़ी बूटी की बात को बेफजूल समझते हुए कहती है, अरे चुप करना, तुझे हर जगह से कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती रहती है, तुझे पसंद नहीं आ रहा तो रहने दे, अच्छी लगती है तो खींच ले। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, तू समझ नहीं रही जाने मन, ये वाली ऊर्जा बहुत खतरनाक है। शनाया अब जड़ी बूटी की बात पर ध्यान देने लगती है और पूछती है, अच्छा बता किस तरह की खतरनाक है, मतलब कोई जादुई एनर्जी है क्या? जड़ी बूटी जवाब देती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। और फिर जड़ी बूटी शनाया से कहती है, 2 कदम पीछे हट जरा। शनाया पूछती है, क्यों, क्या हुआ? जड़ी बूटी कहती है, तू पीछे हटना यार, मुझे कुछ देखना है। शनाया 2 कदम पीछे हटती है। जड़ी बूटी कहती है, ऊर्जा कम हो गई, अब जरा आगे बढ़। शनाया 2 कदम आगे बढ़ती है। जड़ी बूटी कहती है, हल्की सी बढ़ी, यहीं आसपास कुछ है। इससे पहले कि शनाया आसपास कुछ देख पाती, राजकुमार चैतन्य के कक्ष का दरवाजा कोई खोलता है और शनाया तेजी से भागते हुए खुद को एक अलमारी के पीछे छिपा लेती है और देखती है कि 2 सेवक राजकुमार बालासुंदरम के साथ कक्ष के अंदर आते हैं। राजकुमार बालासुंदरम पूरे कक्ष में नजर घुमाकर देखता है और फिर सेवक से पूछता है, सब तो साधारण लग रहा है, फिर क्या बात हो सकती है? सेवक कहता है, हमें नहीं पता कुंवर, बस वो दोपहर से ही अंदर थे और अचानक उठे, हमने भोजन के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और अचानक से बाहर चले गए। न जाने क्यों उन्होंने चेहरे पर भी एक नकाब लगाया हुआ था। राजकुमार बालासुंदरम सोचने लगता है। दूसरी तरफ शनाया भी सोचने लगती है कि क्या वो लोग राजकुमार चैतन्य के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की चीजें क्यों करेगा? शनाया जड़ी बूटी से पूछती है, तुझे कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है? जड़ी बूटी मजाक में कहती है, हम दोनों यहाँ एक साथ आए हैं ना बहन, तो मुझे भी उतना ही पता है जितना तुझे पता है, और तेरी तरह मुझे भी यही लगता है कि ये लोग राजकुमार चैतन्य के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो अचानक से कहीं चला गया है। अब वो कहाँ गया है, क्यों गया है, ये तो वो लोग 2-4 बातें और करेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा। तभी राजकुमार बालासुंदरम चैतन्य के बिस्तर के पास आकर उसकी चादर को हटाकर देखता है जैसे कुछ तहकीकात कर रहा हो। फिर मेज पर रखे कुछ दस्तावेज उठाकर देखता है और कहता है, यह आदेश पत्र है,
और ये संदेश पत्र, ये तो कोतवाली के कागज हैं, सब कुछ तो साधारण लग रहा है। फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई अचानक से जो भाई को इस तरह जाना पड़ा? दोनों ही सेवक पीछे हाथ बांधकर चुप खड़े रहते हैं और फिर राजकुमार बालासुंदरम पलट कर उन्हें कहता है, ठीक है, शायद कुछ खास काम होगा, हम सोने जा रहे हैं। अगर वो लौट कर आए तो हमें आकर तुम दोनों जरूर बता देना। सेवक सर झुकाकर कहते हैं, जो आ गया कुंवर। और फिर राजकुमार बालासुंदरम वहां से चला जाता है और उसके पीछे दोनों सेवक भी बाहर जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। शनाया जड़ी बूटी से कहती है, कहीं ये चैतन्य किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया ना? जड़ी बूटी पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही है तू? शनाया जवाब देती है, तूने ही तो कहा था कि कुछ खतरनाक ऊर्जा मिल रही है तुझे इस कमरे से। जड़ी बूटी कहती है, मिल तो रही है, चल देखते हैं किस चीज से आ रही है। शनाया पूछती है, ठीक है, बता कैसे पता करना है। जड़ी बूटी कहती है, वहीं पर फिर से जा जहां पर कुछ देर पहले तू थी। शनाया आगे बढ़ती है और राजकुमार चैतन्य के बिस्तर के पास जाती है। जड़ी बूटी उत्सुक होकर कहती है, हाँ आई आई आई, ऊर्जा बढ़ रही है। शनाया कहती है, ठीक है, अब किधर जाऊं? जड़ी बूटी कहती है, अपनी दाईं तरफ जा। शनाया 2 कदम दाईं तरफ जाती है। जड़ी बूटी कहती है, नहीं नहीं, कम हो गई। शनाया वापस 2 कदम बाईं तरफ आ जाती है, फिर 2 कदम बाएं मुड़ती है और जड़ी बूटी कहती है, हाँ बढ़ रही है। शनाया 1 कदम बाएं लेती है और उसका पैर मेज से टकरा जाता है। जड़ी बूटी कहती है, इसी में कुछ है, ठीक से देख जरा। शनाया मेज के सारे कागजों को पलट कर देखने लगती है। जड़ी बूटी कहती है, ये सब ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं है। शनाया फिर दराज खोलती है, फिर देखती है उस दराज के अंदर वही मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है जिस मिठाई को राजकुमार चैतन्य ने खाया था। शनाया उस मिठाई के डिब्बे को बाहर निकालती है और तभी जड़ी बूटी कहती है, मिल गई, इसी में कुछ है, कुछ तो है। शनाया उस डिब्बे को खोलती है और देखती है कि उसमें मिठाई है। शनाया झुझलाकर कहती है, तू पागल है क्या? तुझे मिठाई की स्मेल आ रही थी तब से और ऊर्जा ऊर्जा किए जा रही, इसको खाएगी कैसे? तेरा तो मुंह भी नहीं है। जड़ी बूटी कहती है, अरे मेरी माँ, इस मिठाई से नहीं, इस मिठाई के अंदर कुछ है, बिल्कुल पक्की बात है, तो ठीक से देखना। शनाया गौर से मिठाई के डिब्बे में देखती है कि एक कागज का टुकड़ा पड़ा होता है। शनाया उस टुकड़े को निकाल कर पढ़ती है और ये वही कागज का टुकड़ा है जो जमींदार घनश्याम दास ने राजकुमार चैतन्य के लिए लिखा था। उस छोटे से संदेश के आखिर में लिखा होता है, परिणाम तो परिणाम होता है। और शनाया किसी शब्द को दोहराती ही जड़ी बूटी कहती है, मैं समझ गई कौन है वो। शनाया पूछती है, क्या मतलब कौन है? जड़ी बूटी कहती है, ये वही जमींदार है जिसके खिलाफ राजकुमार चैतन्य ने मुकदमा लड़ा था, जिसके बेटे का खून तेरे हाथों हुआ है। शनाया कहती है, अबे हट, मेरे हाथों नहीं, शिरीन के हाथों हुआ है। जड़ी बूटी कहती है, एक ही बात है, वो जो भी है, लोगों के हिसाब से तू ही उसके कातिल है। और मेरे ख्याल से मिठाई उस घनश्याम दास ने राजकुमार चैतन्य को खिलाई है, जिसकी वजह से उसे कुछ हो गया है। शनाया उस मिठाई के टुकड़े को उठाती है जिसको राजकुमार चैतन्य ने खाया था और जड़ी बूटी शनाया से कहती है, उसे वापस रख पागल, हाथ भी मत लगा, बहुत ज्यादा जहरीली मिठाई है वो। शनाया पूछती है, तो क्या इसका यह मतलब है कि राजकुमार चैतन्य अब तक मर चुका होगा? जड़ी बूटी कहती है, यह मिठाई उस तरह की जहरीली नहीं है, ये एक तरह की बीमारी फैलाने वाली चीज है, जैसे तेरी भाषा में कहूं तो इसे इन्फेक्शन बोलते हैं। शनाया पूछती है, किस तरह का इन्फेक्शन? जड़ी बूटी कहती है, इसे खाने के बाद पूरे शरीर को सड़ा देने वाला इन्फेक्शन पैदा होता है, वो शायद इसीलिए यहां से भागा है, शायद उसका इलाज ढूंढने निकला है। शनाया उस चिट्ठी को देखते हुए कहती है, या फिर हो सकता है कि घनश्याम दास से बदला लेने निकला हो। जड़ी बूटी कहती है, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन अब कहाँ गया इसका कोई अता पता तो नहीं। शनाया पूछती है, कोई तो तरीका होगा पता लगाने का कि किस तरफ गया है। जड़ी बूटी कहती है, ऐसे आधी रात को कहाँ भटकेगी तू? सिर्फ यहाँ से वहां टेलीपोर्ट करवाते करवाते मेरी सारी ऊर्जा खत्म कर देगी। ना तुझे पता है ना मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, तो अब अपने दिमाग में ऐसा कुछ मत लाना, क्योंकि उसके पीछे जाकर तुझे ढूंढना है। चल वापस चलते हैं और सो जाते हैं, बेचारा भला आदमी था। शनाया गुस्से में कहती है, तू चुप कर, एक तो उसकी जान पर बनाई है और ऊपर से तू इस तरह की बात कर रही है। जड़ी बूटी कहती है, तो मैंने थोड़ी किया है कुछ, अब इसमें मेरा क्या दोष? शनाया कहती है, कम से कम उसे ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम। जड़ी बूटी कहती है, ओ हेलो मैडम, तुम्हें ज्यादा दयावान बनने का शौक है तो तुम ढूंढो, मुझे इसमें शामिल मत करो, मुझे तुम्हारी तरह रॉ का एजेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शनाया जड़ी बूटी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो लगातार कमरे के अंदर यहां से वहां टहलते हुए सोचे जा रही थी कि आखिर किस तरह से वो ये पता लगाए कि राजकुमार चैतन्य इस समय कहां पर होगा। शनाया को एकदम से तरकीब सूझती है और वो जड़ी बूटी से कहती है, अच्छा मेरी बात सुन, तूने अभी कहा था ना कि तुझे ऊर्जा मिल रही है। जड़ी बूटी कहती है, हाँ मिल तो रही है, क्यों? शनाया कहती है, तो अगर राजकुमार चैतन्य इसी शहर से इन्फेक्टेड हुआ है तो इसका मतलब यही ऊर्जा उसके शरीर से भी निकल रही होगी। जड़ी बूटी कहती है, हाँ बिल्कुल निकल रही होगी। फिर शनाया पूछती है, और वो ऊर्जा कितनी देर तक जिंदा रह सकती है? यानी राजकुमार जहां से भी गुजरा होगा उस जगह पर वो ऊर्जा कितनी देर तक हवा में महसूस हो सकती है? जड़ी बूटी शनाया से कहती है, काफी देर तक, क्योंकि ऊर्जा कभी नहीं मरती, केवल अपना रूप बदलती है। इस वक्त रात का है, इसीलिए जब तक धूप नहीं निकलती वो ऊर्जा वातावरण में ही तैरती रहेगी। शनाया खुशी से उछलते हुए कहती है, बस तो हो गया काम, हम यहाँ से शुरू करते हैं और राजमहल के दरवाजे के बाहर से ही तो कोशिश कर, महसूस कर कि वो ऊर्जा किस तरफ से आ रही है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और शायद राजकुमार चैतन्य तक पहुंच जाएंगे। जड़ी बूटी कहती है,
तरीका तो बहुत अच्छा सोचा है, काफी दिमाग है तेरे अंदर। शनाया कहती है इसमें दिमाग की कोई बात नहीं, मेरी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई थी। हम लोगों को जब भी किसी मुजरिम का पता लगाना होता था तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा हमारे कुत्तों को हम सुंघा देते थे और वही कुत्ता हमें उस मुजरिम तक ले जाता था। शनाया की ये बात सुनकर जड़ी बूटी के स्वाभिमान को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में शनाया से कहती है, यानी मैं तेरे लिए वो कुत्ता हूं जो पूरे रास्ते तेरे लिए सूंघती चलूंगी। शनाया समझ जाती है कि शायद उसकी ये बात जड़ी बूटी को अच्छी नहीं लगी और वो कहती है, यार मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन जड़ी बूटी को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है और वो कहती है, मैं सब समझ गई हूं तेरा क्या मतलब था, तो मुझे कुत्ता समझ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो एक काम कर, राजमहल से बाहर निकल और खुद ही कुत्ते की तरह सूंघती हुई अपने उस राजकुमार को ढूंढ, बढ़िया ही रॉकी एजेंट। शनाया कहती है, यार देख इस वक्त तू मैं करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, सोच कर देख, अगर हम लोग समय पर उसकी मदद ना कर पाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जड़ी बूटी कहती है, हाँ ठीक है, समझ गई मैं। शनाया कहती है, थैंक्स, और फिर कहती है, अच्छा सुन, इस बार टेलीपोर्ट मैं खुद करना चाहती हूँ ताकि कभी ऐसा ना हो कि मुझे तो उससे टेलीपोर्ट करवाने की आदत पड़ जाए और मेरे अंदर से पावर ही खत्म हो जाए। जड़ी बूटी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तू खुद ही टेलीपोर्ट करे मेरी माँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है तेरे टेलीपोर्ट के चक्कर में। शनाया कहती है, ठीक है। और फिर शनाया आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान केंद्रित करती है और काफी देर के बाद इंतजार करते हुए आखिर में खुद को टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो जाती है। शनाया राजकुमार चैतन्य के कक्ष से गायब होकर खुद को राजमहल के बाहर खड़ा पाती है। शनाया खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात। जड़ी बूटी कहती है, कौन सी बात, तूने कुछ नहीं किया, मैंने टेलीपोर्ट करवाया तुझे। शनाया के चेहरे से हंसी उड़ जाती है और पूछती है, क्या सच में? जड़ी बूटी को शनाया की खुशी गायब होते देख अच्छा लगता है और फिर कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी, तूने खुद को टेलीपोर्ट किया। शनाया कहती है, यार तू मेरा कॉन्फिडेंस डाउन मत करवाया कर, एक तो वैसे भी उस जहर के बाद खुद को बहुत कमजोर महसूस करती हूँ। और ये कहकर शनाया महल के बाहर बंधे सिपाहियों के घोड़े के अस्तबल की तरफ चल पड़ती है। जड़ी बूटी पूछती है, तू अस्तबल की तरफ क्यों जा रही है? शनाया कहती है, घोड़ा लेने के लिए, तू बस मुझे बताते रहना कि किस तरफ जाना है। जड़ी बूटी कहती है, ठीक है, फिलहाल मुझे उत्तर की तरफ से ऊर्जा महसूस हो रही है, और वैसे तेरी एक बात थोड़ी सी गलत है। शनाया एकदम से रुककर पूछती है, कौन सी बात गलत है? जड़ी बूटी कहती है, तू घोड़ा लेने नहीं चुराने जा रही है इस अस्तबल से। शनाया बिना जड़ी बूटी का जवाब दिए आगे बढ़ती है और चुपके से अस्तबल से एक घोड़ा निकालकर बाहर लाती है। पास में सो रहे सिपाही की नींद अचानक से खुल जाती है और शनाया को देखकर वो कहता है, ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है तू? शनाया जल्दी से उस घोड़े पर चढ़ती है और वहां से भागती है। वो सिपाही शनाया के पीछे थोड़ी दूर तक पैदल ही भागता है, फिर चिल्लाते हुए कहता है, कमीने लड़के, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? वो राजमहल के सिपाहियों का घोड़ा है, अगर पकड़ा गया तो तेरी टांग काट देंगे। लेकिन उस सिपाही की बात हवा में ही समा कर रह जाती है, क्योंकि शनाया तब तक काफी दूर निकल चुकी होती है। शनाया खुले मैदान में घोड़ा लेकर तेजी से भागती चली जाती है और जड़ी बूटी उससे ऊर्जा महसूस करते हुए उसे सही दिशा बता रही होती है। दाएं मुड़ जा। शनाया घोड़े को दाएं मोड़ लेती है, फिर जड़ी बूटी तुरंत कहती है, नहीं, थोड़ा बाएं मोड़। शनाया घोड़े को बाएं मोड़ती है। जड़ी बूटी कहती है, इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बीच में चल। शनाया का घोड़ा कभी दाएं कभी बाएं होता हुआ मैदान में टेढ़ा मेढ़ा भागने लगता है। शनाया घोड़े को वहीं रोक देती है और गुस्से में झुंझला कर कहती है, अरे ये क्या नाटक लगा रखा है यार तूने, कभी दाएं मोड़ कभी बाएं मोड़, तरीके से रास्ता बता ना। जड़ी बूटी कहती है, इतनी परेशानी हो रही है तो खुद चला जाना। शनाया कहती है, इतना घमंड मत कर, पास में पत्थर पड़ा है, उठाकर ऐसा पीसूंगी कि तेरी जड़ी बूटी का मसाला बन जाएगा। जड़ी बूटी कहती है, अब तो तू अपने आप ही जा, मैं चुप ही रहूंगी अब। क्या शनाया ढूंढ पाएगी राजकुमार चैतन्य को या खुद ही खोकर रह जाएगी उसकी तलाश में? कैसे बचाएगी शनाया राजकुमार चैतन्य की जान? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।